नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी के सिलेबस में लगा कविता शासन की बंदूक, जो बाबा नागार्जुन की कविता है, उसी को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में कविता का पाठ, कविता के भावार्थ तथा लेखक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को बताया जाएगा, जो परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। उसी पॉइंटों को यहाँ बारीकी से देखा जाएगा। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि स्टेट जो परीक्षा है बिहार सरकार की, उसमें बहुत सारे बच्चे बैठेंगे इस बार। तो आपको प्रबल दावेदारी ठोकने के लिए तैयारी को मजबूती करना होगा, और मजबूती के लिए आपको बारीकी से देखना होगा। और बारीकी से देखने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, ताकि आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकें। तो चलिए आज के पॉइंटों की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो पॉइंट है वो है नागार्जुन। देख रहे हैं आप यहाँ नागार्जुन। तो नागार्जुन से संबंधित हम उनके पॉइंट को देखेंगे कि क्या प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को अपने ननिहाल सतरखा गांव, जिला मधुबनी, बिहार में हुआ था। एक पॉइंट यहाँ से निकल कर आ गया कि उनका जन्म उनके ननिहाल सतरखा, एक गांव है जो जिला मधुबनी में पड़ता है बिहार के, उसी में 30 जून 1911 को हुआ था। अब इनका पैतृक गांव जो है तरौनी, जिला दरभंगा, बिहार है। इनका जो पैतृक गांव है तरौनी गांव, जिला दरभंगा, बिहार है। ये हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक कवि हैं। ये हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं में रचना किए हैं। अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार हैं। अब पूछेगा ये किस धारा के हैं, तो प्रगतिशील धारा के हैं, प्रगतिवादी कवि हैं। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब देखिए, नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत, बंगला में मौलिक रचनाएं भी की तथा संस्कृत, मैथिली एवं बंगला से अनुवाद कार्य भी किया। इन्होंने हिंदी में रचना की, लेकिन मैथिली और संस्कृत तथा बंगला में मौलिक रचनाएं भी की और उसका अनुवाद भी किया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से ये सम्मानित किए जा चुके हैं। यहाँ स्पष्ट हो गया। हिंदी में नागार्जुन नाम से तथा मैथिली में यात्री उपनाम से, ये बहुत प्रसिद्ध है कि नागार्जुन नाम से जो है हिंदी में नागार्जुन नाम से, और मैथिली में यात्री नाम से इन्होंने रचना किया है। अब पूछेगा कि यात्री नाम से किन्हें जाना जाता है, तो नागार्जुन को जाना जाता है। काशी में रहते हुए इन्होंने वैदेह उपनाम से भी कविताएं लिखी है। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ से, वैदेह नाम से भी इन्होंने काशी में रहते हुए शुरुआत के दिनों में इन्होंने कविता रचना की है। नागार्जुन का मूल नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र है। ये पूछा जाता है कि वैद्यनाथ मिश्र किसका उपनाम है या किसका मूल नाम है, तो ये नागार्जुन का नाम है। 5 नवंबर 1958 को ये हमेशा के लिए सो गए, यानी 5 नवंबर 1998 को इनको मृत्यु हो गई। तो यहाँ आप लोग देखें कि कितनी पॉइंट निकल कर आई। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके पैतृक गाँव कौन है, इनका ननिहाल कौन है, इनका मूल नाम क्या है, कौन कौन नाम से कविता लिखे, किस किस भाषा में कविता लिखे, इतनी सारे पॉइंट यहाँ निकल कर आ गया है। तो एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप ये सब बातों को ध्यान में रखिएगा। अब चलिए इनके पुरस्कार की दृष्टि से देखते हैं कि कौन कौन सा पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में मैथिली में पत्रहीन नग्न गाछ के लिए दिया गया। यानी पत्रहीन नग्न गाछ एक रचना है इनकी कविता का, उन्हीं के लिए 1969 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। यानी हिंदी में इन्हें साहित्य अकादमी नहीं मिला, लेकिन मैथिली भाषा से इन्हें साहित्य अकादमी मिला है। भारत भारती सम्मान जो उत्तर प्रदेश देता है, वहाँ से इन्होंने हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा सम्मानित है। मैथिली शरण गुप्त सम्मान मध्य प्रदेश द्वारा भी इन्हें प्राप्त है। राजेंद्र शिखर सम्मान 1994 बिहार सरकार द्वारा प्राप्त है। साहित्य अकादमी की सर्वोच्च फेलोशिप से सम्मानित किए जा चुके हैं। राहुल साकृत्यायन सम्मान पश्चिम बंगाल से हिंदी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो इतने पुरस्कार इन्हें दिया जा चुका है, जो हम लोग बारीकी से देखें। अब इनकी जो है
प्रकाशित कृतियों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि कौन कौन सी इनकी कृतियां हैं प्रकाशित। तो सबसे पहले कविता संग्रह की बात करेंगे। तो कविता संग्रह में देख पा रहे हैं कविता संग्रह में इनकी जो है युगधारा 1943 में प्रकाशित हुई, सतरंगे पंखों वाली 1949 में प्रकाशित हुई, प्यासी पथराई आंखें 1962 में प्रकाशित हुई, तालाब की मछलियाँ 1974 में प्रकाशित हुई, तुमने कहा था 1980 में प्रकाशित हुई, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 में प्रकाशित हुई, हजार हजार बाहों वाली 1981 में प्रकाशित हुई, पुरानी जुतियों का कोरस 1983 में प्रकाशित हुई, रत्नगर्भ 1984 में, ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या 1985 में प्रकाशित हुई। देख रही हैं। तो यहाँ जो है इनकी युगधारा सतरंगों पंखों वाली पथरीली आंखें, तालाब की मछलियाँ, ये महत्वपूर्ण है। पुरानी जुतियों का कुरस, ये भी महत्वपूर्ण, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कविता संग्रह में इनकी और रचनाएं हैं। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने 1986 में, इस गुब्बारे की छाया में 1990, भूल जाओ पुराने सपने 1994 में। इतनी सारी इनकी जो है काव्य संग्रह है, कविता संग्रह है, जिसको आप लोग अच्छे से देखें। आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रबंध काव्य जो है, प्रबंध काव्य ये भी लिखे हैं। तो प्रबंध काव्य में भस्मांकुर, भूमिजा 2 प्रबंध काव्य हैं, और हिमालय की बेटियां इनका प्रसिद्ध निबंध है। तो भूमिजा जो है कहीं कहीं भस्मांकुर और हिमालय की बेटियां पूछा जाता है, ये दोनों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उपन्यास के श्रेणी में कौन कौन सा उपन्यास लिखे हैं। तो उपन्यास में देख रहे हैं रतिनाथ की चाची 1948 में, बरचनमा 1952 में, नई पौध 1953 में, बाबा बटेश्वर नाथ 1954 में, वरुण के बेटे 1956 से 59 में, दुख मोचन 1956-59 में। ये जो है इनके प्रसिद्ध जो है उपन्यास हैं। रतिनाथ की चाची, बरचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, और भी इनके उपन्यास हैं जिनको हम लोग देखते हैं। कुंभिक 1960 में प्रकाशित हुआ था, हीरक जयंती 1962 में, उग्र तारा इनका जो है 1963 में प्रकाशित हुआ था, जमनिया बाबा 1968 में, गरीबदास 1990 में। तो इतने सारे जो है इनके उपन्यास हैं, इनको देखना है। उग्र तारा 1963 में, हीरक जयंती जो है 1959 में अभिनंदन नाम से भी प्रकाशित हुआ, कुंभिक जो है 1972 में चंपा नाम से प्रकाशित हुआ। तो ये सारे इनके जो है उपन्यास थे जिनको हम लोग बारीकी से देखें। अब इनका जो है संस्मरण और कहानी संग्रह, तो एक व्यक्ति एक युग 1963 में इनका संस्मरण आता है। आसमान में चंद तारे, आसमान में चंदा तारे, यहाँ मिसप्रिंट है, तो आसमान में चंदा तारे इनका कहानी संग्रह है, ये 1982 में प्रकाशित हुआ। तो इतनी सारी बात हम लोगों ने इनके जो है जीवन से संबंधित और इनकी रचनाओं से संबंधित बातें को देख लिया, जो परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा। अब इनकी कविता जो हमारे सिलेबस बिहार स्टेट पेपर 2 में लगाया हुआ है, शासन की बंदूक, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे और उसके भावों को समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे है पंक्ति स्टार्ट होती है, खड़ी हो गई चाप कर कंकारों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। खड़ी हो गई चाप कर कंकारों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। यहाँ कवि नागार्जुन कह रहे हैं कि जब आज़ादी मिली तो कांग्रेसी सरकार जो है क्रूर शासन के रूप में साबित हो रहा है, कंकारों की तरह, हुक की तरह ऊपर में जो है खड़ा है, यानी जनता का दोहन कर रहा है। नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, माने आकाश में एक विराट सी, माने ऊपर से जो है उनका जो बंदूक है, शासन जो है हुक के चाबुक की तरह जो है जनता पे शासन कर रही है, उनके कंकारों को उधेड़ रही है, उनके जो है चमड़ों को उधेड़ कर कंकारों जो है हुक की तरह टंग गया है नभ में। आगे पंक्ति है, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक।
यहाँ जो है सरकार की क्रूरता शासन, हिटलरी शासन को जो है एकदम नीरस बताया गया है। उस पर जो है सभी थूक रहे हैं, उससे परेशान हो गए हैं। उसको जो है कोई नहीं सही कह रहा है। जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, यानी कि जो शासन की बंदूक है वो कानी हो गई है, हिटलरी शासन। तो सरकार की यहाँ नाकामियों को दर्शा रहे हैं। जब आज़ादी मिली, आपातकाल लागू किया गया, उसी समय का ये कविता है। तो कांग्रेसी सरकार जो उस समय जनता का दोहन कर रही थी, उसी को यहाँ कवि ने विरोध किया है। जनता को जो है सर्वोपरि मानकर शासन व्यवस्था पे सवाल उठाया है, शासन व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया है। आगे भी लिखते हैं, बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने भिनोवा मुख, धन्य धन्य वह शासन की बंदूक। बढ़ी बधिरता 10 गुनी, यानी उनकी जो कानों में सुनने की शक्ति है 10 गुनी बढ़ गई है ना, अनसुना वो कर रहे हैं। बने बिनोवा मुख, माने जो जितने सारे जो नेता हैं वे जो हैं क्या हैं, चुप हैं, मूक हो गए हैं, क्योंकि शासन जितना क्रूर हो गया है वो किसी की नहीं सुनती, 10 गुना जो है कम सुनने लगी है। और सारे नेता जो हैं विनोबा मुख सा हैं। धन्य 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 वह शासन की बंदूक, और वह धन्य है जो शासन की बंदूक, क्योंकि क्रूरता पे वो शासन के व्यंग, यहाँ देखिए सीधा सीधे व्यंग किया जा रहा है। यानी निराशा भरी जो शासन व्यवस्था थी, क्रूर शासन था, उसको भी ये धन्य बोल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ जो है व्यंग शैली का जो है नागार्जुन ने प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक। यहाँ सत्य से सीधा सीधी गांधी जी सा तुरंत का जो है याद किया गया है कि सत्य स्वयं घायल, यानी गांधी जी को भी गोली मार दिया गया। गई अहिंसा, उनका जो सपना था, अहिंसा का जो सपना देखे थे देश के लिए, वे चूक गया है, क्योंकि जहाँ तहाँ दगने लगी है शासन की बंदूक। और जहाँ तहाँ जो है शासन, क्रूर शासन का जो है बंदूक तनने लगी है, गोलियां चलने लगी है। सत्य स्वयं जो है घायल हो गया है। जरी ठूठ पर बैठ गई को किरा कुक, बार नबा का कर सकी शासन की बंदूक। अंत में जो है उद्देश्य जो है जनता की जो है सफलता को यहाँ चित्रित करते हैं कि जरी ठूठ पर बैठ गई को किरा कुक, जरी ठूठ पर बैठ कर गई को किरा कुक, बार नबा का कर सकी शासन की बंदूक। यहाँ देखिए सीधा सीधे जनता को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि जब शासन निरंकुश हो जाती है, किसी की बात नहीं सुनती है, किसी का विरोध करने पर जब वो नहीं सुनती है, तो अंत में जो है जनता को सामने आना पड़ता है। और जनता के सामने जो है शासन की बंदूक भी ढेरी पड़ जाती है, जनता का बार बाका भी करने में असमर्थ हो जाती है शासन की बंदूक, और वो जल टूटकर नष्ट हो जाती है, जो है शिथिल पड़ जाती है, कमर टूट जाती है शासन की बंदूक का। क्योंकि जब जनता आती है, जनता जब मोर्चा संभालती है, जन आंदोलन जब होता है, तो शासन जो है टिक नहीं पाता है, क्रूर शासन जो है पीछे बढ़ मुड़ता है, और जो अपना शासन व्यवस्था है उसमें सुधार करता है, क्योंकि जनता के सामने किसी की नहीं टिकती। तो जनता से यहाँ सामान्य जनता को जो है कवि चित्रित किए हैं, क्योंकि सामान्य जनता को ही केंद्र में रहकर कवि ने यहाँ इस कविता की रचना की है। एक बार हम लोग कविता का जो है भाव जो है समझ गए। अब इस कविता का संक्षेप में जो है भावार्थ हम लोग समझेंगे, क्योंकि भावार्थ के बिना हम लोग कविता को अच्छे से नहीं समझ सकते। तो यहाँ कवि ने आलोच्य कविता शासन की बंदूक में स्वतंत्र भारत की निरंकुश व तानाशाही शासन व्यवस्था की अताशयता का विरोध किया है। देखिए यहाँ आया गया कि उनकी जो अताशयता क्रूर शासन था उसका जो है विरोध किया है। उन्हें शासन द्वारा सामान्य जन को प्रताड़ित किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कवि को जो है शासन द्वारा जो प्रताड़ित किया जाता है जनता को, उस कवि को बिल्कुल पसंद नहीं है। शासन अपनी बंदूक के सहारे हिटलरी दिखाकर सामान्य जनता को भयभीत करती है। देश के संवेदनहीन व क्रूर शासक का आदेश प्राप्त कर शासन की बंदूक आसमान में तन गई है और जन आंदोलन को कुचलना चाहती है। यानी शासन जो है अपने दम पे क्रूर शासन से जनता के आंदोलन को, जन आंदोलन को कुचलना चाहती है। आलोच्य कविता में कवि ने सरकार की बदनीति,
प्रशासन की क्रूरता का आक्रामक विरोध किया है। सरकार जब आक्रामक रूप धारण कर देती है तो बड़ी बड़ी हस्तियां भी मूक दर्शन बन जाती है। तब जनता को ही मोर्चा संभालना पड़ता है। जनता द्वारा सम्यक विरोध करने पर ही सरकार की कमर टूटती है। ये बात का हम लोग भी पहले चर्चा कर चुके हैं कि जब जनता मोर्चा संभालती, जब अपने पे जनता आ जाती है तो उसके सामने शासन की बंदूक जो है, क्रूर शासन जो है, सरकार जो है ढेरी पड़ जाती है, सरकार की कमर टूट जाती है। शासन की बंदूक से निकलने वाली गोली की परवाह किए बिना जनता जन आंदोलन में शामिल हो गई तो सरकार व शासन को उसके सामने झुकना पड़ा। यानी जब जनता जन आंदोलन करती है तो उसके सामने सरकार को झुकना पड़ता है। तो भावार्थ हम लोग यहाँ समझ गए। अब कविता का जो है एक बार सास्वर पाठ हम लोग कर देते हैं। शासन की बंदूक नागार्जुन की कविता है, तो कविता का पाठ हम लोग करते हैं। खड़ी हो गई चाप कर कंकारों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बधी बधिरता 10 गुनी बने बिनोवा मुख, धन्य 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 वह शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चुप, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। जरी ठूठ पर बैठकर गई को किराकुक, बार न बाका कर सकी शासन की बंदूक। बार न बाका कर सकी शासन की बंदूक। तो यहाँ हम लोग जो है कविता को, कवि से संबंधित जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं को, कवि से के पुरस्कार, प्रकाशित कृतियाँ आदि को अच्छे से अध्ययन कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है आप लोगों के तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि कविता और कवि से संबंधित सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें मैंने समाहित कर दिया है। और इससे संबंधित जो है प्रैक्टिस सेट भी आने वाले वीडियो में दिया जाएगा। पहले हम लोग जो है अपने सिलेबस को अच्छे से अध्ययन करेंगे, उसके बाद जो है उसको जो है प्रैक्टिस सेट जो है मारेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये सारे अध्ययन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि बिना अध्ययन किए हुए हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग अच्छे से अध्ययन किए हैं। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए एक हम दे रहे हैं, जिसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जीवन का झरना किसका प्रसिद्ध कविता है? जीवन का झरना आपके सिलेबस में लगा हुआ है स्टेट पेपर 2 में, वो किसका प्रसिद्ध कविता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के होम पेज पर जाके वीडियो वाले ऑप्शन में मनपसंद वीडियो और अपने सिलेबस के अनुसार वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी तरह दोगुने उत्साह से वीडियो आपके लिए बनाता रहूं और आपकी तैयारी को गति प्रदान करता रहूं। PDF अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।